अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इनाम। मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जो चीज़ें मुझे पता है मैं आप तक भी पहुँचाने की कोशिश करूँ। मुख्तलिफ तरह के चीज़ें बताता हूँ। पिछली बार मैंने एक वर्टाइगो के बारे में बताया था। आज मेरा ख्याल था कि मैं शुगर के हवाले से करूँ। मैं कुछ शुगर का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है। इवन मैं तो लोगों से कहता हूँ, मैं इवन डॉक्टर बनने से पहले भी डायबिटीज़ को देख रहा था। तो मेरे नज़र में काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं। आप शुगर का इलाज मुख्तलिफ लोग करते हैं, कईयों में लोग जल्दी करते हैं। कोई नई ड्रग आती है, बगैर सोचे समझे हर आदमी जो है ना, डॉक्टर जो लिखने शुरू कर देते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फिर पता लगता है कि जी ये ठीक नहीं, इसके ये प्रॉब्लम है। तो ज़रा जो ओल्ड इज़ गोल्ड वाली बात होती है, जो पुरानी टेस्टेड दवाइयाँ हैं उनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करना चाहिए। डायबिटीज़ बहुत लंबा मसला है, आपको पता है, कई कोई सेंचुरियों पुराना प्रॉब्लम है। इसके लिए इंसुलिन जब आई थी तो ये ब्रेक थ्रू था। उसके बाद फिर सल्फोनाइल यूरिया में ग्लाइबेनक्लामाइड थी, डायनिल के नाम से। एक्स वाले ये करते थे, मेरे अब्बा भी लिया करते थे। तो वो और कोई ड्रग थी नहीं उस वक्त। अब तो बाद में आ गई हैं ये बाइकोएनाइड्स आ गए हैं, जिसमें ग्लूकोफाज है, ये जो इस नाम की मेटफेज है, न्यूडीपार है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरी ड्रग आ गई, कोई ग्लिफ्लोज आ गई हैं, DPP4 इनहिबिटर्स हैं, और ग्लूकोबे है, कार्बोज है। बहुत सारी दवाइयाँ। तो मेरा आज ख्याल था कि मैं आपको आज मेटफॉर्मिन के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ, जो मुझे पता है। जाहिर चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी, जो मैं अपनी नॉलेज आपकी तरफ ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो ग्लूकोफाज है, मेटफॉर्मिन, बड़ी अब तो देर होगी, लेकिन ये काफ़ी देर में आई। मेरा ख्याल था पहले से, लेकिन उसको मैंने जब देखा था तो ये तकरीबन 1918 में एक प्लांट होता था, गैलिगा ऑफिसिनालिस। तो वो उसके उसको उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी देखी गई थी जो ग्लूकोज को लोअर करती हैं। तो ये फिर 19 आई थिंक 1972 में कनाडा ने अप्रूव की थी, लेकिन FDA ने, हमारी जो अमेरिकन बॉडी है जो ड्रग्स को मॉनिटर करती है, उसने अप्रूव नहीं किया था। फिर ये 3 मार्च, मेरा ख्याल है 3 मार्च 1995 में FDA ने इसको ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए, शुगर के इलाज के लिए उन्होंने इसको रिकमेंड किया था। उस वक्त से ये चली आ रही है। ये टाइप 2 डायबिटिक्स में दी जाती है। टाइप 1 आपको पता है, वहाँ पे उनमें जो आपका लबलबा काम नहीं करता, ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से या किसी और वजह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो आपकी इंसुलिन बनती नहीं है। तो वो तो फिर उसका हल इंसुलिन है। और टाइप 1 डायबिटीज़ में आप इंसुलिन देते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ है जबकि आपका लबलबे में काम करने की सलाहियत है, लेकिन आइदर वो कम बना रहा है या उसके अंदर उसकी सेंसिटिविटी का इशू होता है कि इंसुलिन इफेक्टिव नहीं है, टारगेट पे करती नहीं है। जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर ओबेसिटी और चीज़ें हैं, तो मैंने देखा है लोग अननेसेसरीली और थोड़ा सा शुगर ज़्यादा देखते हैं, फ़ौरन इंसुलिन पे चले जाते हैं। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का इशू तो है, लेकिन वो इंसुलिन ऑलरेडी बॉडी ज़्यादा बना रही होती है। वो किसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको देखना है, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये क्लास 1 इंडिकेशन है मेटफॉर्मिन की। ये मेटफॉर्मिन ग्लूकोफाज के नाम से आप जानते होंगे, न्यूडीपार के नाम से, मेटफेज के नाम से, और बड़ी वंडरफुल ड्रग है। मैं इसको जितना देखता हूँ मुझे इतना इससे फैसिनेट होता हूँ कि ये ऐसी रिमार्केबल ड्रग है, बहुत सस्ती है। और ये बाइगोनाइड, दो बाइगोनिडीन कंपाउंड होते हैं, इसको बाइगोनाइड कहते हैं। तो शुरू में तो फेनफॉर्मिन और मेटफॉर्मिन थी, फिर फेनफॉर्मिन से कोई कॉम्प्लिकेशन थी, उसमें कोई एसिडोसिस हो जाता था, तो इसके लिए वो फिर आउट ऑफ यूज़ होगी। आजकल ग्लूकोफाज ही इस्तेमाल करते हैं। तो ग्लूकोफाज मैंने बताया था कि बहुत रिमार्केबल ड्रग है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन ना होने के बराबर है। तो इसको हम लेते हैं और ये वंडरफुली कंबाइन करती है हर चीज़ के साथ। इवन इंसुलिन आप दे रहे होते हैं, अगर कोई बेजल इंसुलिन उसके साथ कंबाइन कर सकते हैं। और आपके ये पायोग्लिटाजोन है, सल्फोनाइल यूरियाज हैं, और DPP4 इनहिबिटर्स हैं, सारे इनके साथ इनको कंबाइन किया जा सकता है। इसकी ब्यूटी ये है कि
हर तरह की दवाई से ये कंबाइन हो जाती है। लेकिन चंद एक एस्पेक्ट मैंने कहा था चले आपको लगे हाथों पता चल जाए तो अच्छा है। तो ये है कि इसके जो मेन चीज इसका मोड ऑफ एक्शन है लिवर के थ्रू है। एक मैंने अपना हमारे होते हैं न्यूमोनोम्स होते हैं जिसके अंदर हम चाहते हम करते हैं कि हमें नाम याद ना हो किसी का तो हम वो करा लेते हैं। शुरू शुरू में मुझे याद है कि हम जब डॉक्टर नए नए बने थे तो रिस्ट की बोन होती थी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की, याद नहीं रहती थी। तो उस जमाने में हमें वो हमारे सीनियर ने बताया था कि आप ये याद रखें कि सोफिया लॉरिन टिंडे पकाओ टिंडे तुम्हारे कच्चे हैं। तो उसके ऊपर आगे हमें फटाफट याद हो गए सारे के सारे नाम, जितनी कार्पल बोन्स थी इनका नाम याद हो गए। इसी तरह इसका भी मोड ऑफ एक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने उसका एक लफ्ज इस्तेमाल किया हेम्पका। हेम्पका में एक एक एब्रीवेशन ले लिए। हेपेटिक एडिनोसिन है, मोनोफॉस्फेट काइनेज एक्टिविटी। इसका असल जो केमिकल एक्शन है अगर वो इंक्रीज करता है जिसके जरिए जो ग्लूकोज जो आपकी हेपेटिक या लिवर से ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम हो जाती है। और साथ इसके ये लाइपो जो चिकनाई है चिकनाई को भी थोड़ा सा कम करता है बनाने में, तो ग्लूकोज कम बनता है, शुगर कंट्रोल होती है। और आपका लाइपो जो है ना ये जो फैट के सारी चीजें हैं ये भी आपके कम हो जाते हैं। तो ये कहता है जी आपका जो लाइपो नियोजेनेसिस यानी नई चिकनाई बननी कम होती है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है उससे भी होती है। प्लस ये आपका सेंसिटिविटी को इंसुलिन की बढ़ा देता है। सेंसिटिविटी का मैं पेशेंट से आमतौर पे कहता हूँ, जैसे एक मैडम है बहुत अच्छी टीचर है बच्चों को पढ़ा रही हैं लेकिन बहुत नरम दिल की हैं और बच्चे जो है ना वो गौर नहीं कर रहे और कोई खेल रहा है कोई डायग्राम बना रहा है कुछ कर रहा है, तो इतने में एक सख्तगीर किस्म की उनकी हेडमिस्ट्रेस हैं प्रिंसिपल हैं वो आ जाती हैं और बच्चे उनसे बड़ी जान निकलती है उनकी। तो आके जैसे एंटर होती हैं बच्चे फौरन सब कुछ छोड़ के अटेंटिव हो जाते हैं टीचर की तरफ। तो ये ग्लूकोफाज इसी किस्म की चीज है जो इंसुलिन का एक्शन को सेंसिटाइज कर देती है ताकि जहाँ पे इंसुलिन इस्तेमाल होनी है वो तैयार हो जाए। तो एक इस तरह के इंसुलिन सेंसिटाइजर भी है। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, तो मैं बाद में आखिर में आऊँगा। थोड़े थोड़े साइड इफेक्ट भी होते हैं। जीआई ज़्यादातर आंतों के मसाइल होते हैं कि तजाबियत होगी मैदे में और नौजिया हुआ कोई डायरिया वगैरह लग गया। तो ये सिम्टम अकॉर्डिंगली आप अगर दवाई रिड्यूस कर दें थोड़ी सी, मैंने देखा लोग लेते देते एकदम 1000 मिलीग्राम शुरू कर देते हैं तो उससे फिर उनके जीआईटी सिम्टम बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें कि लो डोज में हमें शुरू करनी चाहिए। 250 मिलीग्राम अवेलेबल है, 250 मिलीग्राम शुरू कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइट्रेट करें। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है और शुगर आपकी बढ़ती है तो उसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैक्सिमम डोज उसकी 2.5 ग्राम है, 2500 मिलीग्राम या 3 ग्राम तक भी हमने दी है। अगर कोई टॉलरेट करता है उसके जीआई सिम्टम नहीं होते तो बहुत अच्छा कंट्रोल करती। और एफडीए जो है ना, एफडीए कहती है कि अगर कोई ड्रग आपकी टू बी इफेक्टिव अगर वो आपका HbA1c अगर 0.5 तक कम कर दे ना तो वो ड्रग इफेक्टिव है, दैट कैन बी यूज फॉर कंट्रोल। इसकी ग्लूकोफाज का मेटफॉर्मिन जिसको हम कहते हैं, इसके साथ ये है कि ये जो हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग नहीं है इसको हाइपोग्लाइसीमिक नहीं करते क्योंकि ये हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर को जरूरत से ज़्यादा कम नहीं करते। इसको एंटी हाइपरग्लाइसीमिक भी कहते हैं और यू ग्लाइसीमिक भी कहते हैं। यू का मतलब है कि नॉर्मल ग्लूकोज पे भी इसका एक्शन है, उससे कम नहीं करती। एंटी हाइपरग्लाइसीमिक यानी ज़्यादा हो तो उससे डेफिनेटली कम करना ही है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ ये जितनी ड्रग्स हैं मैंने देखा कोई 0.5 करती है, कोई HbA1c कोई 0.8 करती है और कहते हैं जी वंडरफुल ड्रग है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने आज तक जो एक्सपीरियंस मेरा इतने साल से, मैं 45 साल हो गए शुगर को देखते हुए, तो वो जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो डाइट कंट्रोल है। उसके बाद आपका जो आ जाता है एक्सरसाइज, वही जो मैंने उसमें कोलेस्ट्रॉल में बताया था। फिर यह है कि वेट रिडक्शन है। ये सारी चीज़ें HbA1c को 6 तक, मेरे पास एक पेशेंट है वो बड़ी तारीफें करते हैं आगे जी फार्मास्यूटिकल वाले की जी ये HbA1c को इसने 1.9 कम कर दिया। मैंने कहा हमने तो बातों से उनको डाइट कंट्रोल करने से एक्सरसाइज करने से हमने 18 HbA1c पे एक पेशेंट आया और वो हम उसको 7 पे ले आए सिर्फ बगैर नॉन ड्रग से। तो ये चीज़ें हमें ज़्यादा करनी चाहिए लेकिन ड्रग्स भी हेल्प करती है। तो इसकी जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ का मतलब होता है कि कितनी देर जिस्म में ये दवाई रहती है कोई।
तो इसकी हाफ लाइफ 1.5 से लेके 4 आवर्स तक है। यानी आज आपने 500 मिलीग्राम ली है तो 4 घंटे के अंदर अंदर वो आधी रह जाएगी, यानी 250 रह जाएगी। उससे अगले 4 घंटे में वो उससे भी कम 125 रह जाएगी। तो ये इस तरह से हाफ लाइफ का मतलब ये है। तो लिहाजा इसकी डोजेज फिर सिंगल डोज के तौर पे नहीं, आपको ट्वाइस ए डे लेनी पड़ती है, अनलेस के वो एक्सटेंडेड रिलीज शक्लों में आ जाती है। तो वो एक्सटेंडेड रिलीज का मतलब है उसकी स्लो एक्सक्रीशन होती है, और वो इसलिए उसका लंबा एक बार भी दिन में ली जा सकती है, लेकिन 2 बार लेना प्रेफरेबल है। तो ये इसकी हाफ लाइफ के हिसाब से ये इसकी नॉर्मल डोज। इसके साथ कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं जो देखनी है। एक तो ये है कि ये कंबाइन करती है ब्यूटीफुली सब चीज़ों के साथ। लोगों को पता चल जाता है कि जी क्योंकि ये इसकी जो एक्सक्रीशन है ये 100% जो है ना ये पेशाब के जरिए चली जाती है। कुछ 20-30% फीसद स्टूल्स के साथ भी इसका अखराज है, लेकिन ये अनचेंज क्लियर होती है। इसलिए लोगों की अप्रीहेंशन होती है कि जी, और लोग कहते हैं कि जी इससे गुर्दे खराब हो गए। ज़ाते खुद ये गुर्दों के लिए सेफ है, लेकिन क्योंकि इसकी एलिमिनेशन यानी इसका अखराज गुर्दों के थ्रू होता है, तो इसलिए अगर गुर्दों के मसाइल हो जाए पहले हों तो फिर इसके साथ थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। नॉर्मली सब जगह यही कहते हैं, मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। अगर किसी का सीरम क्रेटिनिन 1.5 मेल्स के लिए और 1.4 फीमेल्स के लिए, क्योंकि मेल और फीमेल में फ़र्क यह है कि जो फीमेल्स के गुर्दे छोटे होते हैं उनके नेफ्रॉन जो मिलियंस में होते हैं वो कम होते हैं मर्दों के मुकाबले में। तो अगर किसी का सीरम क्रेटिनिन 1.4 है और फीमेल में और मर्दों में 1.5 है तो हम शुरू ही नहीं करते। अगर हमने शुरू कर लिया तो फिर अगर वो 1.7 आ जाता है और 1.65 समझ लें या 1.7 फीमेल में भी, तो हम उसको बंद कर दे, फिर लेते नहीं है, क्योंकि इसकी क्लियरेंस किडनी के थ्रू है। किडनी क्लियर नहीं करेंगे तो इसका सारा पेंटअप हो जाएगा और वो एसिडोसिस हो जाता है, लैक्टिक एसिडोसिस। वो लैक्टिक एसिडोसिस बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। जो पहले फेनफॉर्मिन थी उसके साथ मसला था, वो लैक्टिक एसिडोसिस ज़्यादा करती थी। ये वाली जो मेटफॉर्मिन है ये कम करती है, इसलिए बड़े एक्सटेंसिवली बहुत सारी इंडिकेशन में इस्तेमाल हो रही हैं। और ये सेफ ड्रग है, बस थोड़ा सा आपको विजिलेंट रहना है, इसे घबरा ना जाए। मैंने तो ये देखा नेफ्रोलॉजिस्ट वगैरह 1-2 मीटिंग मैंने देखा था कि वो हमने अगर किसी को ग्लूकोफाइल लिख दिया 50/500 तो वो उनको कह देंगे जी नहीं बस जी ये तो आपने नहीं करना, बंद कर दें। और मैंने उनको देखा लिखते हुए कि क्रेटिनिन 1.8 भी है तो उन्होंने लिखी होती है, क्योंकि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, लाइसेंस टू किल है उनके पास। तो ये मैं वैसे ही जोक के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन होता है ऐसे। तो आपने विजिलेंट रहना है। दूसरा होता है एस्पेक्ट इसका कि डाई स्टडीज होती हैं। जैसे हम किसी का टेस्ट करना है, किसी की एंजियोग्राफी करनी है, सीटी एंजियो करनी है या कंट्रास्ट स्टडीज है, उसके अंदर ख्याल करते हैं, क्योंकि उसके लिए हम पहले कोई 24-36 घंटे पहले बंद कर देते हैं इसको। और उसके बाद जब डाई का टेस्ट हो जाता है उसके बाद हम अगर जरूरत महसूस करें तो सीरम क्रेटिनिन दोबारा रिपीट कर लेते हैं। वरना कोई 24, 36, 48 घंटे बाद आप दोबारा उसको शुरू कर लेते हैं और हम कहते हैं पानी ज़्यादा पिए ताकि आपका सीरम क्रेटिनिन ना बढ़े। हमने देखा मल्टीपल डाई स्टडी में जब ख्याल नहीं करते तो कभी कभी गुर्दों के अंदर जो है ना वो डिटीरिएशन देखने में आती है। सीरम क्रेटिनिन गुर्दों का फंक्शन थोड़ा सा जो है ना डिटीरिएट करता है। दूसरा GFR होता है, एस्टिमेटेड GFR। आजकल लोग मुख्तलिफ तरह के फार्मूलों से, बैनक्रॉफ्ट फार्मूला है जिसके अंदर एज, वेट और उसके साथ उसका सीरम क्रेटिनिन के थ्रू को अलहदा टेस्ट नहीं है, सिर्फ एक कैलकुलेटिव फार्मूला है, उससे निकाल लेते हैं। अगर GFR आपका कोई 45% या इससे कम हो तो आपको इनिशियली या बंद कर सकते हैं तो बंद करने, वरना डोज कम कर दें। और अगर आपका GFR किसी पेशेंट का 30 ml पर मिनट से भी कम है तो फिर इसको बंद कर देना चाहिए प्रेफरेबली, और देनी ही चाहिए। दूसरा ओल्ड एज है, मतलब कोई 70s में आ गया तो उसको वो 1000 मिलीग्राम और ये देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप थोड़ी डोज में उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये तो उसकी है। तो बाकी साइड इफ़ेक्ट मैंने बता दिए थे उसके कि वो GI सिम्टम्स हैं, नोजिया, वॉमिटिंग ओकेजनल। तो ऐसी कोशिश करें लोग। तो हमारे यहाँ मैदे के सिम्टम तो अगर मैं 10 पेशेंट देखता हूँ तो उसमें से 5-6 को तो GI सिम्टम होते हैं।
और हमें चाहिए कि हम ये भी देख लें कि कहीं हमारी दवा तो नहीं इसको ज़्यादा कर रही, तो लिहाजा हमें उसकी डोज कम करके देना चाहिए, बजाय इसके कि हम मैदे का इलाज करते हैं और कॉज कोई और हो। तो ये सारी चीज़ इसके बारे में हैं, बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। इसकी डोज इसकी जो है ना, हम 250 मिलीग्राम से लेके मैंने बताया था 2.5 ग्राम तक ले सकते हैं, और अगर दरमियान में एज के हिसाब से गुर्दों के फंक्शन के ज़रूरत के मुताबिक इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमें कुछ लोगों ने कुछ साइड इफ़ेक्ट में आया था कि एक बार कि ये को कैंसर वैंसर का शक जाहिर किया था, तो वो उसमें असल में उन्होंने उसको बाद में क्लियर कर दिया था कि ये कभी कभी हमारे दवाइयों में मैन्युफैक्चरिंग में ना कुछ कंटेमिनेंट्स आ जाते हैं, यानी आप समझें कि गैर इरादी तौर पे कोई ड्रग की कंटेमिनेंट्स है। एनडीएम में एक कंपाउंड था जिसका उन्होंने कहा था कि इसकी वजह से है वो, क्योंकि हेपेटोटॉक्सिक है, जिगर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके अंदर कुछ कैंसर वैंसर रिपोर्ट हुए थे। बाद में पता चला कि ये तो कंटेमिनेंट की वजह से है, और यही कंटेमिनेंट किसी और जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं, जैसे लोजार्टन है, वालसार्टन है, इर्बिसार्टन है, और इवन मैदे की दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ उसके अंदर भी उसकी वजह से कंटेमिनेशन था। आपको अगर याद नहीं होगा, लेकिन चंद साल पहले बड़ा इशू चल गया था कि ये चाइना से मैन्युफैक्चर, वहाँ से रॉ मटेरियल आया था, तो उसकी वजह से वो जो एफडीए वगैरह ने उसको बैन कर दिया था। बड़े इश्तहार चल गए थे, जिनका सही भी था उनको भी लोगों ने लेना बंद कर दिया था। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें रखना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से हो। ये आपका इस वजह से भी हो सकता है कि कोई कंटेमिनेंट, यानी कोई गैर इरादी तौर पे कोई टॉक्सिक उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, कभी कभी लो डोज में। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये तो मैं बता रहा था कि ये तो सारी चीज़ें ऐसी हैं, और ये बड़ी वंडरफुल ड्रग है। मैं तो इसको ऑलमोस्ट इंसुलिन के बराबर ही आ जाती है, बाकी कोई भी ड्रग इस लेवल की नहीं है। इत्तेफाक से कुछ दवाइयाँ ऐसी थी हमारे पास आ गई थी, जैसे ये ग्लिफलोजोन्स हैं, ये हमें तो शुगर की दवाई थी, लेकिन जब उसको इस्तेमाल किया गया तो पता चला उसके फंक्शन जो है ना, उसका हार्ट का फंक्शन बड़ा बेहतर हो गया उससे। तो उनके इंजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह इंप्रूव हो गई हैं। हार्ट फेलियर तो लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई। अब वो क्लास 1 इंडिकेशन में से है। इवन जो डायबिटिक शुगर नहीं भी है उनको भी वही दवाइयाँ देते हैं। वो मैं किसी वक्त इसको बाद में टेकअप करूँगा। तो इसकी टॉक्सिसिटी होती है, अगर बहुत ज़्यादा डोज ले ले तो वो टाइप ए टॉक्सिसिटी है, जो कि जिसके अंदर मोर्टेलिटी यानी डेथ रेट बहुत है। अगर आपकी बहुत ज़्यादा डोज में खाली तो 30% मोर्टेलिटी है ऑलमोस्ट, इसको टाइप ए कहते हैं। एक टाइप बी है, टाइप बी में क्रोनिक है, उसके क्रोनिक के अंदर भी कॉम्प्लिकेशन है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, हाइपोपरफ्यूजन हो जाती है, जैसे आपके पसीने आते हैं, और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और वो भी ज़िंदगी के लिए इतना अच्छा नहीं है, वो तो उससे ख़तरात लाहक हो जाते हैं। तो ये टॉक्सिसिटी भी है, इसको ऐसे नहीं है कि बस जो जितनी मर्जी डोज है बच्चों के सामने रखे ले लें, तो उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अब आ जाए इसकी ब्यूटी के बारे में। वो जो मैं कहता हूँ, इसका मेरा जो फ़ायदे इसके मैंने देखे हैं ना, नंबर 1 तो ये है कि ये आपका वेट कम करता है, या वेट न्यूट्रल है, कम से कम बढ़ाता नहीं है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दूसरी हैं वो वेट न्यूट्रल नहीं है, बढ़ाती है, इंसुलिन बढ़ाती है, बाकी सल्फोनाइल यूरिया बढ़ाते हैं, और ये इवन दूसरे पायोग्लिटोजोन वगैरह ये भी है, सॉल्ट वाटर रिटेन करती हैं और वजन बढ़ता है। दूसरा ये था कि वेट सर्कमफ्रेंस भी थोड़ी सी कम करता है, यानी अगर आपकी हो सकता है कोई आपकी 41 है तो हो सकता है ये 40 कर दे या 40.5 कर दे, तो ये भी इसके अंदर एक बताया गया है। फिर उसके अलावा इसके साथ और बड़ी बहुत सारी ब्यूटीज हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, जिसमें ख्वातीन में सिस्ट होती है, और वो उसको उसके इलाज के लिए भी लोग देते हैं, उसको लोग वेट रिडक्शन के लिए देते हैं, बगैर नॉन डायबिटिक को देते हैं। फिर फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, जहाँ फर्टिलिटी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज की वजह से है, तो उसके अंदर भी ये चांसेस हैं कि इसको लेने से वो उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ जाए और फर्टिलिटी बेहतर हो जाए। तो ये नहीं है कि फिर ये सेफ है, इंसुलिन की तरह आपको ये आप प्रेगनेंसी में दी जा सकती है। दूसरा ये था कि ये इवन मैंने देखा है कि ये आपका जो लोग होता है ना, ये जो आपका डायबिटिक हो जाते हैं प्रेगनेंसी के, प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटीज़ है, अगर ये शुरू कर दी जाए उसमें भी उसका इंसिडेंस कम हो जाता है। ये आप सारी चीज़ें, दूसरा लोगों ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि ये एजिंग को रिड्यूस करता है, यानी आप
यू लुक यंगर देन, अगर ये ले रहे हो तो यंगर देन योर एक्चुअल एज। फिर ये इसके अलावा ऑर्गन एजिंग को कम करता है, यानी वो लगता है कि ऑर्गन आपका जो है ना, अगर कोई 20-40 साल का है तो हो सकता है वो थोड़ा सा ऑर्गन एजिंग में भी फर्क डाले। ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो कि इनको लेने से ये बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं। नुकसान तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने इसके साथ है। फिर और बड़ी चीज़ें हैं कि जैसे एक वो कोविड के बारे में कहते थे, अगर लॉन्ग कोविड है, लॉन्ग कोविड का मतलब है जब कोविड हो गया आपको और वो नॉर्मल जो ड्यूरेशन में की बजाय वो लंबा चलता है, कुछ लोग हमारे पास आते हैं, ये लॉन्ग कोविड को रिड्यूस करता है उसका अगर वो 2 महीने चलता है, 3 महीने, तो हो सकता है ये उसको कम कर दे, 1 महीना 1.5 महीना कम कर दे, ये है। फिर कोविड के अंदर वायरल लोड को ये कम करता है, अगर वायरल लोड उनका ज़्यादा है तो ये जो ग्लूकोफाज लेते हैं उनका वायरल लोड कम हो जाता है। ये बड़ी यूजफुल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ों को आपने रखना है, बार बार देखेंगे तो उसका पता चलता रहेगा। फिर ये होता है कि नॉर्मली जो मैंने बताया था ना कि वो आपका प्रेगनेंसी में सेफ है। इसके अलावा कुछ ब्रेस्ट कैंसर हैं, ब्रेस्ट कैंसर में ये जो हमारे इम्यून सिस्टम को ग्लूकोफाज जो है ना वो अलर्ट करता है, उसको कहना चाहिए कि हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को जो कैंसर वाले सेल हैं उनको रिकग्नाइज करने में। तो जब इम्यून सिस्टम को पता चल जाए ये मेरा दुश्मन है तो उसको डिस्ट्रॉय करता है। तो ये भी बड़ी एक अच्छी बात इसके साथ है। और भी चीज़ें हैं जो कि मैं इसको बार बार कहता हूँ कि करें, लेकिन ये कि कोई जैसे ये वाला है, फिर आपका मैंने स्किन के लिए अच्छा है, स्किन की इंटेग्रिटी को बेहतर करता है। कई तरह के ये जो एक्नी है, हार्मोनल इंड्यूस एक्नी है, ये जो ग्लूकोफाज जो लेते हैं उसके अंदर उसको हेल्प मिलती है, वो स्किन जो है ना ज़्यादा बेहतर रहती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी एस्पेक्ट हैं जो कि मुझे है, लेकिन आप मसला ये है कि आप अगर अक्लमंदी से ले रहे हैं, ये नहीं गंदा दूध आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और ज़्यादा मैक्सिमम डोज का फ़ायदा नहीं है, थोड़ी से शुरू करें, स्टेप अप करते करते ज़्यादा करें। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो मैंने मेटफॉर्मिन के बारे में तो मैंने बताया था कि जितनी सारे दूसरे ग्रुप में इंसुलिन को छोड़ के वो हाँ उसकी इंडिकेशन है, लोग मोस्टली इंसुलिन ज़रूरत से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ये अदरवाइज ये वन ऑफ द वंडर ड्रग्स है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, यानी इसके अंदर म्यूचुअली लोग मैक्सिमम डॉक्टर जो है ना वो एग्री करते हैं कि ये बड़ी फ़ायदे वाली चीज़ है। तो अगर आप ले रहे हैं तो इसको लेते रहें। कभी कभार अपना अगर आपको लगे कि जी आपने सीरम क्रेटिनिन रिपीट करवा लिया कि वो आपका अगर ज़्यादा है तो उसका वो सीरम क्रेटिनिन को खुद ज़्यादा नहीं करता वो, क्योंकि अगर आपकी एक्सक्रीशन गुर्दे सही एक्सक्रीट नहीं कर रहे तो इसका सारा बिल्टअप हो जाता है, तो वो फिर आपके इसके लिए अच्छा नहीं होता। जो इनके मैं ब्यूटीज़ के बारे में कर रहा था ना उसके अंदर मुझे अभी फिर याद आ गया बंद करने से पहले कि ये है कि एक तो ये ब्लड कैंसर को भी जो है ना उसके अंदर भी हेल्पफुल है। फिर कोलोरेक्टल कैंसर है, जिसको कोलोन का और रेक्टम के कैंसर होते हैं, उसका इंसिडेंस इससे रिड्यूस होता है। फिर बहुत वायरल लोड भी इसका मैंने पहले भी बताया, वायरल लोड इसका कम हो जाता है उसका, अगर आप देखें तो ये अच्छी चीज़ें हैं जो उसके अंदर मुझे ख्याल था कि मैं ऐड करूँगा, फिर वो आगे पीछे हो जाता है। तो बस ये भी मैं आपके इससे समझें कि इतनी सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। और भी मुझे कोई याद बात आई तो फिर मैं ऐसे और पासिंग रेफरेंस के तौर पे आपको इसके बारे में बताऊंगा। सो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।